Hello everybody, myself Rohit Sharma. I am PGT Chemistry in Him Academy Public School, Hamirpur. So guys, today I'm here to discuss about the about little bit about JEE Mains exam. What the kind of questions are being asked in JEE Main exam, especially a very important topic that is general organic chemistry. गाइस आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो जेई मेन के 25 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चन हाउ यू कैन बी एबल टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैटर्न राइट। अब इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कैसे ये बेनिफिशियल है द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। जितना भी आपके पास चाहे 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे 12th का है उसमें कुछ जनरल टॉपिक्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि सिंस द एग्जाम जेई मेंस 2021 इन मई हैज बीन पोस्टपोन्ड, तो बिल्कुल अपना दिल आपने कम नहीं करना है, आपने बिल्कुल ही हौसला अपना नहीं हारना है, आपने अपनी मेहनत को और ज्यादा इनहेंस करना है और ज्यादा इंक्रीज करना है सो दैट कि जब ये एग्जाम होगा उस दिन आप सफलता को हासिल कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेरा तरीका क्या होगा, व्हाट इज द वे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी में मैं आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का वीडियो। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So I will take one by one some questions, and along with that I will discuss about the theory part, means some tricks are to be given। जो मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूँ वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, कुछ टॉपिक आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे है, देखो। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। अब देखिए सब बच्चों को एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जेई मेन का एग्जाम है आपको पता है डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है, कोई एक पेपर नहीं होता, इसके 8 पेपर होते हैं अगर आप चेक करें तो इवनिंग मॉर्निंग डाल के अगर आपके पास 8 पेपर आने तो उन 8 पेपर्स में हम आपके पास एक क्वेश्चन जो होता है वो 101% मैं बोल सकता हूँ आपके पास IUPAC नोमेनक्लेचर का होता है। और मेरे ख्याल से इससे इजी कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि IUPAC नोमेनक्लेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए। तो ये इनफैक्ट आप सबने पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है आप सबने, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है राइट, तो इसका आपसे पूछा गया था राइट नेम, व्हाट इज द करेक्ट नेम। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, देखिए रूल बोलता है कि हम लोग नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। हाउ विल डू दैट, 1 2 3 4। हमने क्या किया, कार्बन चेन की नंबरिंग कर ली और हमने एक पेरेंट चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और इसमें रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे so that this doubly bonded carbon gets minimum number। तो इसीलिए हमने इस डबल बॉन्डेड कार्बन से स्टार्ट किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नाम क्या बन गया, 3 पोजीशन पे आपके पास क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप। तो हमने क्या लिखा, 3 3 राइट, डाई मिथाइल, ठीक है। और फर्स्ट पे क्या लगा है, ईन लगा है, तो हमने लिख दिया 1 ब्यूटीन। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, 3 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो दिस इज द राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर, द IUPAC नेम ऑफ। अब ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है, इसका हमने IUPAC नेम पता करना है। सेम थिंग आई विल अप्लाई। तो देखो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप देन वी विल नंबर द पेरेंट चेन इन सच ए वे सो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन गेट्स द मिनिमम नंबर। तो मैंने इसको क्या कर दी, सबसे पहले मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन। और सेकंड पोजीशन पे यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज लगी है इसमें, यस कंप्लीट क्वेश्चन ये है आपके पास। देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक CHO ग्रुप है और एक आपके पास OH ग्रुप है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। तो रूल क्या बोलता है, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जैसे एक एल्डिहाइड है और एक इसमें क्या एल्कोहल ग्रुप है, तो उस केस में हम एक ग्रुप को प्रायोरिटी वाइज क्या मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट। हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, OH ग्रुप से, राइट। इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप इज टेकन एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास OH ग्रुप है ये आपके पास काम करेगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का। अगेन द अनदर रूल सेज कि आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे पेरेंट चेन की सो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन गेट्स मिनिमम नंबर।
अब मैंने नंबरिंग जो करी 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा, OH। अब OH ग्रुप यहाँ पे काम करेगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का, मतलब एज ए प्रीफिक्स ये अभी काम करेगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। व्हेन इट इज used as a prefix or secondary functional group, the name is given hydroxy। तो ये OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी, राइट। तो अब इसका नाम देखिए क्या होगा। अब हमें पता है यहाँ पे देखो 4 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी लगा, तो 4 हाइड्रोक्सी, राइट। 2 पे लगा हमारे पास मिथाइल, यू कैन सी हियर 2 पे लगा मिथाइल, राइट। 5 कार्बन की चेन पेंट और 2 पोजीशन पे आपके पास लगा डबल बॉन्ड, तो 2 ईन, और फर्स्ट पोजीशन जो है वो एल्डिहाइड की है, दैट इज 1 अन। तो व्हाट इज द करेक्ट नेम, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अन, ये आपके पास नाम हो जाएगा। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है इसको आप एज इट इज लर्न कर लेंगे, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर RCOH ग्रुप, RCOOR ग्रुप, इस तरीके से प्रायोरिटी ग्रुप आपके पास जाता है कहां तक, ये आता है आपके पास एल्कीन तक, राइट। तो ये 11th क्लास में एनसीईआरटी में आपको प्रायोरिटी वाइज आपको मिल जाएगा, इसको याद करें क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे, एन एल्केन विद फॉर्मूला C6H14 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ओनली 2 डिफरेंट चेन आइसोमर्स। अब पहले तो हम क्वेश्चन को समझें। देखिए वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, देखो इसको समझेंगे हम लोग। ये हमारे पास एक एल्केन है, इस एल्केन को हमने बनाया है भाई हाइड्रोजिनेशन, इसकी हाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट चेन आइसोमर, ठीक है। अब इसको समझें कि हमारे पास 2 चेन आइसोमर्स हैं किसके, एल्कीन की, और एल्कीन क्या है हमारे पास C6H12, राइट। और इसका IUPAC नेम हमें बताना है, जो हमने एल्केन बनाया है थ्रू द हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्कीन, उसका हमें IUPAC नेम बताना है, राइट। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो हमने कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये एल्कीन है, राइट, ये एल्कीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कौन सा एल्कीन हो सकता है। तो अगर मैं आपको शो करूं, देखिए यहाँ पे एक एल्कीन तो आपके पास हो सकता ही है, राइट। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर आर 2 डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्कीन, मतलब जो एल्कीन है उसके 2 आइसोमर आपके पास दिए हैं। तो पहला आइसोमर मैंने कौन सा ड्रॉ किया, 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन, यू कैन सी दिस 1 2 3 4, इट इज 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन, राइट। एक तो ये हो गया इसके पास, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, अगर मेरे पास मैं इसको बोलूं क्या 1 2 3 4, इट इज 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन, मतलब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि एल्कीन में मैं क्या करता, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगाता, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि मैंने वही डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर दिया, सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, एल्कीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसके चेन आइसोमर या फिर इसके जो मैं सिंपल आइसोमर बोलूं तो वो डिफरेंट दो आपके पास दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हमें करना है, हमने क्या करना है, इन दोनों एल्कीन की क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन करनी है। जब हम दोनों की हाइड्रोजिनेशन करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। लेट मी राइट दिस प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। अब क्या किया हमने, देखो चाहे आप इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करिए, चाहे आप इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करिए, यू आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट, मतलब आपके पास ये वाला एल्केन बनेगा। और लास्ट चीज हमने क्या कंफर्म करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इस एल्केन का। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोर्स यू कैन काउंट, इसमें 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे, 14 होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H14। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट लास्ट पॉइंट कि भैया इसका नाम क्या होने वाला है। तो बिल्कुल इसका नाम आप देख सकते हैं, इफ आई ड्रॉ 1 2 3 4, तो 2 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होने वाला है, राइट। तो फिर से इस बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से। ये आपसे पूछा था कि कोई 2 आपके पास आइसोमर हैं एल्कीन की, बट जब हम उनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं देन वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से आपने करना है, और इसमें ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप एल्कीन को ड्रॉ करें। जैसे मैंने ये एल्कीन ड्रॉ करा, सबसे सिंपल मैंने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया। अब मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं इस डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देता,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो ये दो आइसोमर आपके पास किसके हैं? एल्कीन के, राइट, गिविंग द सेम बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है आपके पास। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, आपसे पूछा नंबर ऑफ आइसोमर्स, पहला चीज ध्यान से याद रखें, बच्चे गलती करते हैं, वो सिर्फ चेन आइसोमर ड्रॉ करते हैं। बट याद रखना इसने आपको चेन आइसोमर नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, मतलब जितने भी आइसोमर बन सकते हैं। दे कैन बी चेन आइसोमर्स, दे कैन बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, राइट। तो हमें सारे के सारे जितने आइसोमर बनेंगे वो पता करना है। अब अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आप इसका एक सिंपल एल्कोहल बना सकते हैं। यू कैन फॉर्म ए सिंपल एल्कोहल ऑफ 4 कार्बन, राइट। कौन सा बनेगा? अगर मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा ट्रिकी वे में बताऊं तो ये आपके पास 4 कार्बन का एक सिंपल एल्कोहल बन जाएगा, राइट। इतना काम तो सारा आसान हो जाएगा, वेरी इजी टास्क। पहला काम क्या किया हमने? 4 कार्बन का सिंपल एल्कोहल। अच्छा एक और चीज कंफर्म करेंगे हम कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या वो C4H10O है? बिल्कुल है। देखिए इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, बिल्कुल। हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, तो 10 इसमें क्या हाइड्रोजन है और एक इसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो पहला काम, पहला ट्रिक, सिंपल हमने एक एल्कोहल ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इसके हमने क्या ड्रॉ करने? इसके हमने जितने भी आइसोमर बन सकते हैं वो हमने ड्रॉ करने। तो अभी मैं आपको उसमें बताता हूं जल्दी से। देखिए यू कैन सी दिस ऑल दीज आइसोमर्स, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये पहली चीज क्या आपके पास? दिस इज द सिंपल एल्कोहल, जो मैंने आपको बोला। पहला ट्रिक तो ये बताया ना कि सिंपल वाला एल्कोहल ड्रॉ कर लीजिए, आप कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया? इसके पोजीशन आइसोमर बना लिए। ये क्या था? ये था आपका ब्यूटेन 1 ऑल। ये आपके पास क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑल। फिर उसके बाद हमने इसका क्या किया? चेन आइसोमर बना लिया। कैसे बनाया? देखो 1 2 3, राइट। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे आपने देखो एक और बना दिया 1 2 3, राइट। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, राइट, प्रोपेन 2 ऑल वाला। मतलब ये आपके पास क्या होगी? ये आपके पास है पोजीशन आइसोमर्स, राइट। तो ये आपके पास 2 3 4 है ना, ये क्या बन गए? सिंपल एल्कोहल के पोजीशन आइसोमर। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से नोट करना, फिर उसके बाद हम क्या बना सकते हैं? देखो इस सिंपल एल्कोहल का मैं आपको बना दूंगा फंक्शनल आइसोमर। अब हम सबको पता है कि एल्कोहल जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं किसके साथ? ईथर के साथ। तो मैंने ईथर बना दिया, देखो ये सिंपल ईथर बन गया आपके पास, राइट। तो ये बहुत इजी है कि आप इस सिंपल एल्कोहल का ब्यूटेन 1 ऑल का क्या बना लो? ईथर बना लो। उसके बाद मैं ईथर के क्या करूंगा? चेन आइसोमर बनाना शुरू कर दूंगा। अब देखो ये मेटामर बना दिया इसका मैंने, दो दो कार्बन अराउंड द ऑक्सीजन एटम। और उसके बाद मैंने ये पॉसिबिलिटी कर ली। तो ये ओवरऑल मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आइसोमर टोटल बन जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो राइट आंसर इसका कितना होने वाला है आपके पास? राइट आंसर आपके पास हो गया इसका 7, ठीक है। तो टोटल आइसोमर कितने बने? 7। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will exhibit cis trans that is geometrical isomerism? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ शो करते हैं? कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? एल्कीन के केस में खासकर, राइट। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन द एल्कीन द पाई बॉन्ड इज देयर एंड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। इसके अराउंड हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्या होता है? एल्कीन जो है वो क्या शो करते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ये हमसे पूछा है तो बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे हम। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको आंसर मार्क करूं तो आंसर इज 2 ब्यूटेन। कैसे 2 ब्यूटेन? देखिए लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन आपके पास क्या आएगा? ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH CH, इट इज 2 ब्यूटेन। अब मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ, राइट। एक्सपैंड करके ये डबल बॉन्ड है आपके पास, ये वाला सेंट्रल कार्बन ले लिया मैंने और एक हाइड्रोजन, एक क्या लगा इसके साथ? मिथाइल। सिमिलरली यू कैन सी ये आपके पास क्या बना दिया मैंने, ठीक है, इसका फर्स्ट दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको मैं क्या बोलूंगा? सिस, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम तरफ लगे हैं, सिमिलर ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग सेम पोजीशन, इट इज सिस। और इसका ट्रांस क्या होता? अगर इन्हीं ग्रुप को मैं क्या करता? अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता, मतलब अपोजिट पोर्शन पे लगा देता। तो ये क्या बनता है? इसका ट्रांस बनता है, राइट। अब एक चीज और आपको यहां से जाननी है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? नंबर 1, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। हो गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर 2, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, ये वाला, ये जो स्पेशली मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, इनके स्टार लगा देता हूं। दीज डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास डबल बॉन्डेड वाले कार्बन, तो आप देख सकते हैं इनके साथ जो 2 ग्रुप लगे हैं, ये दोनों ग्रुप क्या है? दीज आर डिफरेंट।
अगर ये ग्रुप सेम होते देन देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in specific solvent thought to be chiral, it may mean that, देखिए जब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में तो हमें पता है कि वहां पे क्या होता है, जो कायरल कंपाउंड होता है, याद रखें कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड की सिंपल पहचान में अगर आपको बोलूं तो दिस कंपाउंड इज सपोज टू बी एसिमेट्रिक, दिस कंपाउंड इज सपोज टू बी एसिमेट्रिक, मतलब एसिमेट्रिक का सीधा मतलब ट्रिकी फॉर्म में क्या हो गया कि ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसी चीज जो टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड ना हो सके, राइट। तो जो कंपाउंड दो इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड ना हो सके दैट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, याद रखेंगे, राइट। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, अब कायरल कार्बन हम सबने पढ़ा क्या है, ऐसा कार्बन in which it is attached to four different groups, right? Like I have drawn this carbon. This carbon is attached with A, B, C, D, four different groups. So this carbon is called chiral carbon. But presence of chiral carbon does not permit 100% probability of optical isomerism, optical activity. मतलब क्या हुआ कि कायरल कार्बन का होना गारंटी नहीं है कि हमारे पास कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो कायरल कार्बन की बजाय मैंने क्या बोला, कंपाउंड मस्ट बी कायरल। देखो दो वर्ड है आपके पास, एक है कायरल कार्बन, अगर मतलब कार्बन आपके पास चार अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़े हैं, कायरल कार्बन, राइट। और एक है कायरल कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कि वो कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा। तो अगर आपके पास कंपाउंड कायरल होगा ओनली देन इट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। समटाइम्स द कंपाउंड मे कंटेन कायरल कार्बन बट स्टिल द कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मैं आपको इसी एग्जांपल, इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या बोला कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें कायरल, ठीक है, वो कायरल है मतलब उसमें कायरल कार्बन है, लेकिन स्टिल दैट कंपाउंड डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसा क्यों है, तो भाई हम देख लेते हैं इसमें। देखो इसमें याद रखना आपने एक चीज, स्पेसिफिक कैटेगरी है आपके पास, डिटेल में इसको पढ़ना आपने, मीजो कंपाउंड, राइट। मीजो कंपाउंड, ये मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मैं इसमें एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा ही, राइट। ये है आपके पास आपका टार्ट्रिक एसिड, ये है टार्ट्रिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो कार्बन आपके पास क्या है, कायरल, इट इज हैविंग टू कायरल कार्बन एटम, तो इट शुड बी ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बट अगर मैं यहां से प्लेन पास करूं, राइट, passing a plane from a center, you can see this compound is divided into two equal and identical halves. So if a compound is divided into two equal and identical halves, definitely it is having certain kind of symmetry, मतलब ये compound symmetric नहीं है, right, asymmetric नहीं है, it is symmetric compound। तो symmetry आने की वजह से compound क्या हो गया, achiral। achiral का मतलब ये compound जो है वो टोटल रोटेशन क्या होगी कंपाउंड में, जीरो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की टोटल रोटेशन क्या होने वाली है, जीरो। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड क्या हुए, जिसमें एक की बजाय दो कायरल कार्बन है, बट स्टिल दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। बाय पासिंग ए प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंपाउंड इट डिवाइड्स द कंपाउंड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बिल्कुल मीजो कंपाउंड, मैंने बता दिया आपको, द कंपाउंड एज सर्टेनली मीजो कंपाउंड, मतलब इट इज सर्टेन की कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। और एग्जांपल मैंने आपको दिया टार्ट्रिक एसिड का, यहाँ भी लिखा है मैंने एग्जांपल मीजो टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रॉ जूस इन शुगर फैक्ट्री जनरल कंसंट्रेट। भाई देखो ये सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जेई मेन में अब क्या है, देखो जेई मेन में अभी बहुत सारे पेपर बनते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कि एक पेपर नहीं है, अब क्या आपके पास बहुत सारे 8 शिफ्ट में पेपर होंगे, राइट। तो 8 पेपर आपके पास बनेंगे। अब एग्जामिनर के पास क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई भी क्वेश्चन डाल देगा, राइट। अब कई बार क्या होता था कि सिंपल जो आपके पास प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, वहां से क्वेश्चन नहीं आता था। अब देखो सिंपल क्वेश्चन भी आने लगे हैं वहां से। तो वहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है। देखो एक तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का क्या होता है, या फिर आपके पास क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है, या फिर आपके पास कौन से कंपाउंड को, किस मिक्सचर को हम किस से सेपरेट कर सकते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ऐसी कई चीजें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है।
तो उसी बेस से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, रॉ जूस इज शुगर फैक्ट्री जनरली कंसंट्रेटेड बाई, कि मतलब रॉ जूस में से हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, मतलब सेपरेशन करते हैं वाटर से रॉ जूस की, राइट। तो वो कैसे करते हैं, तो याद रखना आपने, वो होती है वैक्यूम डिस्टिलेशन, राइट। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब, इसको आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोलते हो, मतलब एट दैट टाइम द प्रेशर इज वेरी लो। अब प्रेशर क्यों लो रखते हैं इसमें, या फिर व्हाई द एब्सेंस ऑफ प्रेशर इज मैंडेटरी, बिकॉज अगर प्रेशर लगाएंगे और हीट करेंगे तो कंपाउंड जो होगा, जो आपका ग्लूकोज होगा, दैट मे ब्रेक डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट्स, वो टूट सकता है, उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कैरिड आउट अंडर वैक्यूम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके जेईई मेन में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बच्चे सारे यही याद रखते हैं कि ऑल द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बट मैं आपको सिंपल चीज बोलूंगा कि डू नॉट गो फॉर पॉजिटिव और न्यूट्रल, सिंपली याद रखें कि ऐसा आपके पास कोई भी स्पीशी, एटम, आयन जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दैट इज सपोज टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आपके पास होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर NO2 पॉजिटिव तो मान लिया हमने कि इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये SO3 एंड SnCl4 ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं, आपको एज द आंसर इज टेलिंग यू कि ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए SnCl4, SnCl4 में क्या है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो 10 जो है इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इट इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, तो अगर 10 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका तो ऑक्टेट सर पूरा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गया, तो बेटा इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, उस वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण इट कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उस वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये मान के चलेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों कमी है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, तो डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये किसका केस बताया, SnCl4 का। सिमिलरली आपको मैं SO3 का केस बता रहा हूँ, देखिए SO3 आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है SO3। अब SO3 में क्या होता है, बॉन्ड इज हाईली पोलर, सल्फर एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब जब आपके पास ऐसा हुआ तो देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, राइट, और ऑब्वियसली आपके पास सल्फर के ऊपर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब सल्फर इज बिकमिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो इसीलिए मैंने प्रूव क्या किया कि सारे के सारे जो जितने भी स्पीशीज हैं, they can accept the pair of electron, and remember whosoever is able to accept the pair of electron, that is considered as electron deficient species. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग, आप देखो हमें फ्री रेडिकल दे रखे हैं, अब मैं कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फ्री रेडिकल हो गया आपके पास, देखो नंबर 1 मैं बोलूंगा फ्री रेडिकल, नंबर 2 आपके पास क्या हो गया, कार्बोकैटायन, ये दोनों जो आपके पास इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है, इनका सेम ही ट्रेंड होता है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है, कैसे होता है, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट, याद रखेंगे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी होगी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस इफेक्ट, if somehow the resonance is permitted in these radicals or in these simply electrophiles, या simply मैं बोल सकता हूँ जो आपके पास इंटरमीडिएट है, अगर इनमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस उनको स्टेबलाइज करेगा, राइट। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, एक आपके पास प्लस साई इफेक्ट और एक आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, दीज टू इफेक्ट मेक देम हाईली स्टेबल। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लीजिए ये दोनों, एक में प्लस साई इफेक्ट हो रहा है और एक में रेजोनेंस हो रहा है, तो हम ज्यादा स्टेबल किसको मानेंगे, तो ऑलवेज कीप इन माइंड यू विल कंसीडर दैट इंटरमीडिएट एज मोर स्टेबल इन विच रेजोनेंस इफेक्ट इज देयर, जिसमें रेजोनेंस होगा उसको आप ज्यादा स्टेबल मानोगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो बी पार्ट है आपका ये वाला, ये रेडिकल जो है, ये इसको हमने क्या माना है, हाईली स्टेबल। क्यों माना है, देखो लेट मी ड्रॉ दिस, एक तो देखो इसमें ये C6H5 क्या होता है, बेंजीन नहीं है, राइट, और ये इसके पास CH है, यहाँ आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है जो रेडिकल में होता है, और यहाँ क्या है CH3 ग्रुप। अब हम सबको पता है कि ये मिथाइल ग्रुप क्या काम करता है, प्लस आई का काम करता है, और ये
जो फिनाइल रिंग है ये कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा? रेजोनेंस इफेक्ट ये एक्सर्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास साइमल्टेनियसली हो रही है, वन इज प्लस इफेक्ट एंड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे वही बात होगी कि दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज दैट कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? इस रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो दोनों फैक्टर इसके लिए फेवरेबल है। अगर मैं यहाँ पे कोई और पिक करता, आपके मन में आता कि सर ये वाला भी तो ऐसे लग रहा है, इसको भी चेक करो। तो देखो इसको ए वाले को मैं अगर ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से C6H5, अगेन मैं क्या बोलूंगा? बेंजीन रिंग। और साथ में क्या लगा है? CH2 लगा है, और साथ में एक और CH2 और ऊपर लगा है रेडिकल। अब बेटा ध्यान से नोट कर लो कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। रेजोनेंस इफेक्ट कब होता? अगर ये रेडिकल, ठीक है, ये वाला CH2 रेडिकल डायरेक्ट इस बेंजीन के साथ ज्वाइन कर रहा होता। लेकिन एज यू कैन सी दिस CH2 ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, हेंस देयर इज नो चांस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया? इसको स्टेबल नहीं माना है। तो ये भी आपने चेक करना है कि रेजोनेंस किसमें होगा, किसमें नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज इस वीडियो का, दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ योर मेथड ऑफ सेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर कीपिंग अवे द मॉइस्चर बिकॉज, अब देखिए सिलिका जेल हो गया आपके पास, राइट? ये सिलिका जेल क्या करता है? देखो ये करता है क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, सपोज करो अल्कोहल ले लीजिए, वाटर ले लिया, इसमें हम क्या करते हैं? एक सिलिका मतलब सिलिका लेते हैं, सिलिका की प्लेट लेते हैं हम उसमें, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिप कर देते हैं कहाँ पे? सॉल्वेंट, राइट? अब ये सिलिका जेल जो होता है, याद रखना, ये किसका काम करता है? ये काम करता है एज एन एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट का काम करता है। अब हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, या आप 12th में पढ़ते हो सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट का कंसेप्ट। तो ये एडजॉर्बेंट का काम करता है। अब हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर क्या करा? हमने इसके ऊपर कुछ सब्सटेंस ये डाल दिया, ऐसे सपोज करो, राइट? तो ये सब्सटेंस क्या करेगा? देखो इसमें जितना मॉइस्चर होगा वो क्या करेगा? इस सिलिका जेल में एडजॉर्ब कर जाएगा। एक तो बात ये हुई सेपरेशन की, राइट? इट इज सिंपली कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। एक दूसरी बात क्या है कि ये मेरे पास कोई, मान लीजिए कोई एक मेरे पास कंटेनर है, अब मेरे को पता है इसमें वैक्यूम, इसमें वाटर वेपर्स है, आई वांट टू रिमूव दीज वाटर वेपर, व्हाट आई डू? मैं सिंपली यहाँ पे एक सिलिका जेल पुट कर दूंगा, ये वाली सिलिका की एक प्लेट, इसको सिलिका जेल बोलते हैं, और ये क्या करेगा? जितने भी वाटर वेपर है इनको ये अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली ऑल द वाटर वेपर्स आर रिमूव फ्रॉम दिस कंटेनर, और हम इसको इजीली बाहर निकाल के इस कंटेनर को मॉइस्चरलेस कर सकते हैं, राइट? तो इसमें हम एक और चीज समझेंगे कि ये टेक्निक जो है, इसको हमने क्या बोलता, क्या बोला हमने? इसको क्रोमेटोग्राफी। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। और इसका एक प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल होता है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि अगर आप सपोज करें किसी चीज को, जैसे मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में वाटर मॉइस्चर को रिमूव करा, तो हाउ आई डू दिस? सिंपली मैं कैसे किया? मैंने क्या किया? सिलिका जेल के ऊपर क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को या वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करवाया, नंबर एक। नंबर दो, समटाइम दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड और ए मिक्सचर। तो हम क्या करते हैं? ये कंपाउंड का यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इस कंपाउंड का छोटा सा हमने एक पॉइंट लगा दिया। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर को फ्लो करेगा, द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट, जो उसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे उस मिक्सचर के, वो अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? एडजॉर्ब करेंगे अलग अलग सरफेस के ऊपर। मतलब कुछ पार्टिकल यहाँ एडजॉर्ब करके, मान लो ए टाइप के पार्टिकल बी टाइप के यहाँ करेंगे, सी टाइप के यहाँ करेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये किसका प्रिंसिपल है? क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ से अगेन आपको एक बात बोलूंगा, पहले हम आंसर कंफर्म कर लें। तो ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक होगा ड्यू टू एडजॉर्प्शन, सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। अब इसमें सीखने वाली एक बात और भी है कि ये जितने भी हमारे पास जो टेक्निक्स हैं ऑफ सेपरेशन, राइट, ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखो आपने ये क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है और आपको एक एग्जांपल पूछ ली यहाँ से, तो आप खुद एक बार इसको एनालाइज कर लो कि ये क्वेश्चन कितना इजी आपके लिए बनेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए इस पूरे के पूरे पोर्शन में से 3 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, मतलब ऑर्गेनिक के 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको आने आने हैं, राइट? तो आप इजीली यहाँ पे अपने जो 12 से लेके 16 नंबर आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो ये आज मेरा एक छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने आपको ये बताया कि जेईई मेन में हमने किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।